हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज की यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, इसके हम लोग डे 29 में आज आ चुके हैं। और आज हमारा क्वांट का जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा। एज सच कोर जो क्वांट है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये टॉपिक हम लोगों ने कल स्टार्ट किया है और आज इसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि टोटल 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक में हैं जो 2011 से 24 तक आए हुए हैं और उसमें से 13 क्वेश्चंस हम लोग कल देख चुके थे। बाकी 12 बचे हुए 12 क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कल इस तरीके का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने आपको कल इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines। ठीक है, कल आपको याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि 4 हॉरिजॉन्टल वो हैं 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 4 वर्टिकल लाइंस हैं, है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कितने स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बनेंगे। वहीं पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर पैरेललोग्राम वर्ड होता तो भी सेम कंसेप्ट यूज़ होना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम बात है ये कि लेट से 4 पैरेलल लाइंस इस तरीके से हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, वो किसी भी ऐसे एंगल पर हो सकती हैं, लाइक दिस 3 4। ठीक है, इक्विडिस्टेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप इनमें से कोई भी 2 लाइंस, मतलब 2 ऐसी लाइंस और 2 ऐसी लाइंस को पकड़ के कुछ भी बनाएंगे तो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम। और वही हो गया, 4 में से 2 लाइन लेंगे तो 4C2 और यहाँ पर भी 4C2। सो दिस इज अगेन 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है जो कल किया था और मैंने आपको कल ये बताया भी था। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन। 2019 से आगे के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है? सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। ठीक है, सुनीता के पास कोई पीस ऑफ पेपर है, वो उसको 3 पीसेस में कट करती है। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब सिंगल डिजिट सॉरी, सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स 2 से होते हैं ना, 2 3 5 और 7। बट ही इज सेइंग ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऑड प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया 3 5 और 7। तो जो फर्स्ट पीस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। तो 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, इनका एवरेज आप निकालेंगे तो ऐड करेंगे और ये 3 है तो डिवाइड बाई 3, इनका सम होगा 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 यू गेट 5। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पीस की लेंथ आपको मिल गई, दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड पीस। यानी कि जो सेकेंड पीस है उसकी लेंथ है फर्स्ट पीस दैट इज 5 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड पीस। ठीक, दिसको यू कैन से इक्वेशन 1। और दूसरा ये कह रहा है द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। यानी कि थर्ड पीस इज इक्वल टू अदर 2 पीसेस, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट इज 5 प्लस सेकेंड इज s। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट से आप t की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? s इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस s। ठीक है, so this becomes 5 plus 5/3, that is 5 plus 5/3 will be how much? 15 20/3 plus s/3, है ना, and this is equal to s। इसको इधर लाएंगे तो s minus s/3 will be 2s/3, so you get 2s/3 is equal to 20/3 s is equal to 10। ठीक है, s यानी कि सेकेंड पार्ट, इसकी लेंथ है 10, तो यहाँ से t निकल जाएगा। t इज नथिंग बट 5 प्लस s, फर्स्ट पार्ट पर सेकेंड पार्ट दैट इज 15
तो जो पूरा द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज नथिंग बट फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट इज 5, second part is 10 and third part is 15. So this total becomes 20 and 10, that is 30 units. ठीक है. So the answer is option D, 30 units. Clear? I hope it is clear. चलें आगे. Let's move ahead. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस में जुड़ रहे हैं, इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं सो दैट कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल हेल्प होगी एंड वी रियली नीड इट. तो आप जितना भी चाहें, थोड़ा बहुत जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020. 2020 में आई थिंक कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 3. उनमें से पहला ये है. ठीक है. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. लेट x एंड y बी द वॉल्यूम्स, m एंड n बी द मासेस ऑफ 2 मेटेलिक क्यूब्स p एंड q रिस्पेक्टिवली. ठीक है. देयर आर 2 क्यूब्स, 2 क्यूब हैं, एक है p, एक है q. ठीक है. इसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको x, इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है y. ठीक है. पहली बात. दूसरी बात, m और n जो है दे आर मासेस. मास मतलब मास. ठीक है. मास इज इसका m और इसका मास इज n. ठीक है. यहां तक क्लियर है. इसके बाद आगे लिखा है ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p. ठीक है. यानी कि अगर p की साइड a है तो q की साइड कितनी होगी? 2a है ना. यही तो दिया है कि p q की जो साइड है, ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p एंड मास ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p. और जो मास ऑफ q है दैट इज 2 टाइम्स मास ऑफ p, यानी कि n इज इक्वल टू 2m. ये एक रिलेशन आपको दिया हुआ है. ठीक है. और दूसरी चीज आप यहां से ये देख सकते हैं, आपको पता है कि वॉल्यूम इज नथिंग बट, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, दैट इज a क्यूब, है ना. और यहां पर क्या हो जाएगा? 2a का क्यूब. सो दिस बिकम्स 8a क्यूब. ठीक है. दिस बिकम्स 8a क्यूब. क्लियर. अब वो क्या कह रहा है? लेट u इक्वल टू m बाई एक्स एंड v इक्वल टू n बाई वाई. तो आपको u और v के बीच में रिलेशन बताना है. बेसिकली ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी. u और v जो हम निकाल रहे हैं ये डेंसिटी है. ठीक है. तो m बाई एक्स, इसको आप m बाई x की जगह आप a क्यूब लिख सकते हो. ठीक है. सिमिलरली v की जगह आप n की जगह 2m और y की जगह 8a क्यूब. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो ये क्या बनेगा? a बाई मतलब m बाई 4a स्क्वायर, सॉरी 4a क्यूब, है ना. 2 और 8 कैंसिल होके 4, m बाई 4a क्यूब. अब जो ये है m बाई a क्यूब, ये क्या है? m बाई a क्यूब तो u है. सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट v इज इक्वल टू 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ u, और यू कैन से u इज इक्वल टू 4v. ठीक है. u इज इक्वल टू 4v. क्लियर है? आई होप इट इज ओके. आसान क्वेश्चन. आंसर इज ऑप्शन u इज इक्वल टू 4v. ध्यान रखना, u इज इक्वल टू 4v, नॉट v इज इक्वल टू 4u. हाँ, क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया हुआ है. ठीक है. चलिए लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आस्क्ड इन 2020. क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है. यू कैन जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व. क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2 and the maximum number of points of intersection of a square and a circle is 8. Which of the above statements is or are correct? अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है. ठीक है. इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ. इसका जो सॉल्यूशन इंटरनेट पर अवेलेबल भी है और जो यूपीएससी ने भी सही माना है. यूपीएससी कहता है कि ये पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2. ठीक है. अब देखो, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के साथ आप एक सर्कल को इंटरसेक्ट कराओ. इंटरसेक्ट कराने का मतलब है कि उसको कट कराओ. तो आइदर यू कैन डू इट दिस वे और यू कैन डू इट दिस वे, है ना.
ऐसे ही कुछ कर सकते हो, किसी एक पॉइंट से आप क्यूब और स्क्वायर और सर्कल को इंटरसेक्ट करा पाओगे? नहीं। तो अकॉर्डिंगली ये 2 पॉइंट्स तो मिनिमम ही है, ठीक है। बट जो इंटरनेट में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल भी है और जो यूपीएससी भी सही मान रहा है, वो या तो ये सही मान रहा है कि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिनिमम इज 0, है ना, और या फिर सही माना जा रहा है ये चीज़ कि व्हेन दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये ऐसी स्थिति में है, ठीक है, व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 और व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, तो क्या यहां पर रियली इंटरसेक्शन हो रहा है? क्या यहां पर रियली इंटरसेक्शन हो रहा है? यहां पर तो जस्ट ये एक तरीके से जो ये वाली साइड है ये सर्किल की क्या है, जस्ट बाहर से टच करके निकल रही है, टेंजेंट है एक तरीके से, है ना। और यहां पर तो ये बिल्कुल अलग अलग ही है, देयर इज नो देयर इज नो इवन टचिंग, है ना, कहीं पर टच भी नहीं हो रहा है। तो क्या इसको इंटरसेक्शन कहा जा सकता है? बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो आंसर फिर यही है, बिकॉज यूपीएससी से इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। बट जब मैंने इसको अपने कोर्स में भी, क्लास में भी कराया था, तो मैंने वहाँ पर भी यही सवाल खड़े किए थे कि क्या दीज आर द केसेस ऑफ रियली इंटरसेक्शन, है ना। ऐसे वो कह रहा है कि मिनिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे तो आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरसेक्शन कराओगे तो उसके लिए मिनिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो हमेशा ही 0 होंगे फिर, ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि ये केस आपका कुछ भी हो, फिर स्क्वायर की जगह आप ट्राइंगल ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो, आप पेंटागन ले लो, आप हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी ले लो, है ना। दो ऑब्जेक्ट को जब आप टच ही नहीं करा रहे हो तो उनके मिनिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? 0, है ना। तो पहला स्टेटमेंट अब उस हिसाब से जो यूपीएससी ने दिया है वो गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो वो इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ सर्किल और ये 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, यानी कि चारों साइड में 2-2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। सो देर आर मैक्सिमम 8 पॉइंट्स जिसमें इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इज 2, मतलब बी, दैट इज 2 ओनली। बट मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को ये क्वेश्चन एम्बिगुअस लग रहा है ना। अब बाद में तो वही होता है कि इंटरनेट पे जितने भी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं वो जनरली क्या होता है कि या तो आंसर की आने के बाद बनाए होते हैं या फिर आंसर की आने के बाद उनमें चेंज भी किया जा सकता है ना। तो इसलिए उसमें तो क्या ही कहें, बट अगर आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से चलें तो इनमें चीज़ों में मुझे एम्बिग्यूटी लग रही है। अब आपका इसमें क्या सोचना है, क्या मानना है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, अगेन हिंदी इन इंग्लिश, अच्छा इसमें इंग्लिश हिंदी ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन रीड इंग्लिश एंड हिंदी हेयर। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसमें ये ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है, ठीक है, यानी कि 1 लीटर का जो वजन है, वेट है, वो 1 kg है, ये आपको दिया हुआ है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, ठीक। तो कितने घन मिलीमीटर पानी, घन मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर क्यूब और क्यूबिक मिलीमीटर्स, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स, यानी कि हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स, मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ होगा जो मैंने आपको कल भी बताया था, क्या कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, याद है कल भी जो हम एक टैंक वाला क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो, आपको ये केजी को इस तरफ ग्राम में करना है ना, और इस तरफ लीटर को पहले मीटर क्यूब में ले जाना है, देन उसको मिलीलीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में ले जाना है, ठीक है। और ठीक है, आई होप क्लियर है बात, है ना। तो आप इसको यहाँ से अगर करें कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट से 1000 लीटर, मैं वहीं से लिख रहा हूँ, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, क्लियर। अब 1000 लीटर, अब जब 1 लीटर बराबर 1 kg है, या 1 लीटर का वेट 1 kg के बराबर है, तो 1000 लीटर का वेट कितना होगा? 1000 kg, है ना। और 1 मीटर क्यूब, अब आपको ये पता होगा आई थिंक कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मिलीमीटर सॉरी, है ना, मिलीमीटर, यस और नो। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, जस्ट वेट, हाउ मेनी क्यूबिक
मिलीलीटर्स, इट्स सेइंग क्यूबिक ml, क्यूबिक mm नहीं, मिलीमीटर नहीं, मिलीलीटर बोल रहा है वो, वेट, मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर बोल रहा है, मिलीलीटर, और ठीक है कोई बात नहीं, मिलीलीटर भी आप वन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना, ये भी क्लियर ही है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, है ना। बट इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिलीमीटर, ये कुछ गड़बड़ है, देर इज समथिंग रॉन्ग, मिलीमीटर यार, मिलीमीटर ही तो लिखा है यार, क्या हो रहा है पता नहीं मुझे भी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, मैं वही कह रहा हूँ कि मिलीलीटर नहीं है, मिलीमीटर ही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मिलीमीटर में मिलीलीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको, मिलीमीटर ही है, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है चलो, तो 1000 kg इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, यानी कि 10⁻³ mm, इसका क्यूब हो जाएगा ये, यस और नो, ठीक। तो यानी कि यहाँ से यू कैन राइट 1 kg इज इक्वल टू 10⁻, इसका क्यूब करोगे कितना आएगा, 3⁻3 9 डिवाइडेड बाय 10⁻3 ये वाली, है ना, इज इक्वल टू दीज मैनी मिलीमीटर क्यूब, तो कितना हो गया 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हम हैं 1 kg इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब में। अब हमें ये भी पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स और 10⁻3 ग्राम्स, है ना, तो हम इसकी जगह 10⁻3 ग्राम्स इज इक्वल टू 10⁻6 mm³ कर सकते हैं, और वी कैन राइट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 mm³, है ना, वो 10⁻3 नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस, तो आपको 0.1 ग्राम चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 0.1, तो 0.1 से आप इधर उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 इंटू 0.1, दैट मीन्स 10⁻2 और 100 ग्राम्स और 100 mm³, ठीक है। सो 100 mm³ इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, ठीक है, क्लियर है बात। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 2021, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q and R on a straight line such that PQ ratio QR is 3:5. If n is the number of possible values of PQ ratio PR, then what is n equal to? ठीक है, देखो एक कोई लाइन है, इसमें लेट से दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है। इफ दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज 5 यूनिट्स, है ना, तो मतलब ये PQ एंड QR, तो रेशियो PQ बाय QR का क्या हो जाएगा, वही 3:5, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप PQ बाय PR निकालेंगे, PQ बाय PR, तो PQ इज 3 और PR इज कंप्लीट, दैट इज 3 + 5 8, तो 3/8, यानी कि n की एक वैल्यू तो ये है 3/8, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें आप थोड़ा सा अगर लॉजिक समझें, क्योंकि इसमें PQ और R की पोजीशंस फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले P आएगा फिर Q आएगा फिर R आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आपको केवल ये रेशियो मेंटेन करना है, तो Q कैन बी हेयर, P कैन बी हेयर एंड R कैन बी हेयर, ठीक है। तो QP बाय QR, यानी कि ये पूरा भी 5 हो सकता है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो सकता है। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो PQ बाय QR, PQ बाय QR इज अगेन 3/5, और PR अब कितना हो जाएगा, PR विल बी, ये थोड़ा सा बनना अजीब गया है बट दिस विल बी 2, ठीक है, दिस विल बी 2। तो अब आप अगर PQ बाय PR निकालेंगे इस केस में, तो PQ बाय PR, PQ बाय PR दैट विल बी 3/2, ठीक है। तो n की दूसरी वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सो देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, क्लियर है, आई होप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
लेट्स मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग ये सेशंस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता लग रहा होगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मैंने बताया है कि जो हमारे लाइव कोर्सेज होते हैं उनके कंपैरिजन में ये वाला जो सीरीज़ चल रही है दिस इज़ जस्ट 20%, ठीक है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सी सेट लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच जो है वो 1 जून 2025 से शुरू होगा। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग अगर जितनी जल्दी एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से। और शुरुआती 4 महीनों में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के इस नंबर पर दैट इज़ 9150449990 पर कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। और आप अगर 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, भाई बहन हैं, तो उन तक भी आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड completely with water. How many milliliters of water is contained in it? ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, है ना, वही यूज़ हो रहा है। और आपको मिलीलीटर पूछा है यहाँ पर, हाउ मेनी मिलीलीटर्स। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये है ही है, और 1 लीटर की जगह अगेन 10⁻³। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml, ठीक है। और 10⁻6 इनमें से कौन सा है, दिस वन, ऑप्शन डी। बस इतना ही करना है, ठीक है, नथिंग मोर। क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक सर्किल पर 8 पॉइंट्स हैं एंड दे आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि लेट से 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए। आई होप इक्विडिस्टेंट लग रहे हैं, है ना। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इससे कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे इन पॉइंट्स को एज अ वर्टिसेस लेके। और कंडीशन ये भी है कि आपको एक डायमीटर को एज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल भी लेना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, व्हेन यू ज्वाइन, लेट से, पहले मैं इनकी थोड़ा सा नंबरिंग करता हूँ, वो क्यों, इसलिए अभी ये समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 पॉइंट्स। लेट से आई ज्वाइन 1 and 5, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंट हैं, तो ऐसे अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो वो सेंटर से पास होगा, भले यहाँ पर नहीं हो रहा, बट दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम अ डायमीटर। अब इस डायमीटर को एक साइड लेके 2 पॉइंट तो आ ही गए, है ना, एज अ वर्टिस। अब आप बाकी किसी भी तीसरे पॉइंट को लेके ऐसे ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो यू विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर को अगर आप एक साइड लेके, जो अगला पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, मतलब डायमीटर आपने ले लिया तो 2 वर्टेक्स तो आपको मिल गए, और बाकी जो तीसरा पॉइंट है अगर वो सरकमफेरेंस पर है, ठीक है, अगर वो सरकमफेरेंस पर है और उसको ज्वाइन करके अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज आ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल होता है इसका, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरफ से मैंने कितने बना दिए, 1 2 और 3, ठीक है। सिमिलरली मैं इस तरफ से बनाऊंगा तो भी 1 2 और 3, तो कितने बन गए, 6, ठीक है। एक डायमीटर को लेके मेरे 6 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने डायमीटर हो सकते हैं। देखो 1 और 5 को ज्वाइन करता हुआ एक डायमीटर, 2 और 6 को ज्वाइन करता हुआ एक डायमीटर, 3 और 7 को ज्वाइन करता हुआ एक डायमीटर, और 4 और 8 को ज्वाइन करता हुआ एक डायमीटर। तो 4 डायमीटर बन सकते हैं, और हर डायमीटर से
छः राइट एंगल ट्राइंगल. So how many triangles can be formed? Right angle triangles 6 into 4, that is 24. ठीक. So the answer is option A, 24. Clear? ठीक है, चलो आगे बढ़ें. Let's move ahead. Question number 9. This is also a good question. Consider the following statements in respect of a rectangular sheet of length 20 centimeter and breadth 8 centimeter. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है, लेट अस से दिस इज 20 एंड दिस इज 8, है ना. तो उसमें लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स. अब ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में आप एग्जैक्टली कर पाओ ये कह नहीं सकते, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपका दिमाग चल गया तो यू कैन डू, और नहीं चला तो फिर आप गलत भी कर सकते हैं या नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अब वो कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स, यानी कि इस शीट को जो 20/8 की है इसको आप 4 स्क्वायर शीट्स में काट सकते हो. ये ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. ये 8 है तो लेट से दिस इज ऑल्सो 8, एक स्क्वायर बन गया. फिर लेट से दिस इज अगेन 8, ये दूसरा स्क्वायर बन गया. और ये जो आपकी जगह बची होगी दिस विल बी 4, बिकॉज 8 और 8 16, पूरा 20 है तो ये 4 हो गया. 4/8 आप इसको यहाँ से और काट दें तो दिस इज 4/4 एंड 4/4. ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपको 4 स्क्वायर शीट्स इक्वल एरिया की बनानी है. आपसे कहा है कि इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में आप कट कर सकते हैं. यस, इट इज़ पॉसिबल टू कट इट इन 4 स्क्वायर शीट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंड कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, सेम शीट है, इसको 10 ट्राइंगल्स में कट करना है, लेकिन उनका आप कंडीशन ये है कि एरिया सेम होना चाहिए. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. 1 2 3 4 एंड लेट से 5. ठीक है, इक्वल होंगे. हाँ, ये मतलब ये सारे कितने होंगे, पूरा 20 है और ये मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो दिस ऑल विल बी 4. अब इसके बाद इनको आप ऐसे कट कर लीजिए. ठीक है, यू कैन कट देम दिस वे, ऐसे भी कट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है, और ये साइड तो आपकी 8 है. अब आप किसी भी एक ट्राइंगल का, लेट से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, कितना होगा, हाफ बेस. व्हाट इज बेस, 4, एंड व्हाट इज हाइट, 8. सो दिस विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालोगे यू विल गेट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली. वैसे भी आपके 10 ट्राइंगल में वो कटा हुआ है ना, तो एक का अगर एरिया 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 160. और शीट भी वही है, 20 × 8 160. ठीक है, यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, तो आप ट्राइंगल को कैसे भी आड़े टेढ़े नहीं काट सकते. ठीक है, स्क्वायर में तो ऐसा चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नंबर की बात हो रही है. सो द आंसर इज बोथ आर करेक्ट. मैं वही कह रहा हूँ कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ एग्ज़ाम के टाइम पर आए ना आए, है ना, कह नहीं सकते. आ गई तो आप कर लेंगे, नहीं आ पाई तो फिर क्या ही कह सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो ऐसे क्वेश्चनों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जाम में लोड भी नहीं लेना है ना. लास्ट में मतलब लेटर पार्ट में करना है, शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस लेके नहीं बैठ जाना, अदरवाइज टाइम जाएगा और बाकी जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके मिस हो सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो अ इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, एक ABCD है, A B C D, दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD. AB और CD पे कहीं एक एक पॉइंट है. ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है पूरे AB और CD में से. एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ BC एंड DA आर चूजन, और 2 पॉइंट्स यहाँ से चूज़ किए हैं. 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर. ठीक है, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स. इन 6 पॉइंट्स में से
कोई भी 3 पॉइंट्स को चूज करके कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। देर आर टोटल 6 पॉइंट्स, है ना। कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर तो है नहीं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर अगर होंगे तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर बेसिकली ये 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, यू कैन मेक अ ट्राइंगल। और 6 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका है 6C3, दैट इज 20, है ना। तो 20 ट्राइंगल्स आप बना सकते हो। बट वहीं अगर इस क्वेश्चन में ये हो कि लेट से किसी भी एक साइड देर इज वन मोर पॉइंट, ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स हो गए लेट से, और इसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो 7C3 आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें से आप इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो देयर वोंट बी अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके ट्राइंगल नहीं बना सकते। 7C3 का मतलब तो ये है कि 7 में से कोई 3 पॉइंट्स आपने ले लिए, बट कोई 3 पॉइंट्स आप जब लोगे तो उसमें से एक केस ये भी तो आएगा कि ये 3 पॉइंट है, बट ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इन दैट केस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, ठीक है, मतलब 7C3 माइनस 1। क्लियर हो गई बात। कोलिनियर अगर होगा तो, कोलिनियर अगर तीनों पॉइंट होंगे तो, 2 पॉइंट कोलिनियर है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट ये ले लो, उसके बाद एक ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस द आंसर इज दिस, लेकिन कोलिनियर वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन, जो एग्जाम में होना या सही होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेड्थ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, 4 मीटर इन लेंथ, 4 मीटर को मैं 400 सेंटीमीटर लिखूंगा, अभी पता लगेगा क्यों। और 2.2 मीटर को मैं लिखूंगा 220 मीटर्स, 220 सेंटीमीटर्स, ठीक। टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर हैव टू बी लेड सच दैट द टाइल्स डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। इस फ्लोर पे आपको टाइल्स लगानी है, हर टाइल का साइज दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, और टाइल्स ऐसे लगानी है कि टाइल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड द टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन एज लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर, ठीक है। यानी कि आप टाइल को मतलब 140 बाई 60 ऐसे भी रख सकते हो, 140 बाई 60 ऐसे भी रख सकते हो, हाँ ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टाइल की एजेस है, एजेस मतलब ये जो साइड है वो फ्लोर के या किसके पैरेलल टू दी एजेस आर पैरेलल टू दी एजेस ऑफ द फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर के एजेस हैं उसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे रख सकते हो, ऐसे नहीं रख सकते, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। यू कैन ट्राई वेरियस वेज टू एकोमोडेट दीज टाइल्स, ठीक है। आंसर आपका कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा, बट द करेक्ट आंसर इज 9। और वो ओरिएंटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओरिएंटेशन इज, सबसे पहली टाइल, क्योंकि देखो 1 मिनट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये है 400, ठीक है। तो 140 के 3 आप नहीं लगा सकते, 140 के 2 आप लगा सकते हो, बिकॉज लास्ट में फिर जगह नहीं बचेगी उसमें, है ना। तो 140 के 2, तो लेट से ओ, तो 140 के 2 मतलब लेट से एक टाइल ये हो गई और एक टाइल ये हो गई, ठीक है। मतलब ऐसे बिल्कुल ये हो गई 140 बाय 60, ऐसी 2 टाइल्स हो गई, ठीक। अब यहाँ पर जो जगह बची होगी 140 के बाद कितनी बची होगी 120। अब यहाँ पर आप इस टाइल को ऐसे नहीं लगा सकते बिकॉज यू रिक्वायर 140, बट 140 है नहीं। तो यहाँ पर क्या करो, 120 है तो आप इन टाइल्स को ऐसे करके लगा दो, ठीक है, 60-60 पे, दिस वे 60-60। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये 140 हो गया। अब ये नीचे जो स्पेस बची है ये कितनी है, दिस इज 80, है ना, क्योंकि 140 ये हो गया और 220 टोटल है तो ये 80 बचा है। अब इसके बाद 4 टाइलें तो हो गई। अब इसके बाद आपके पास दूसरा तरीका वही है कि आप फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करो,
बट उससे नंबर ऑफ टाइल्स कम हो जाएंगी। आप अब इन टाइल्स को ऐसे लगाओ यहाँ पर, तो 60 पे एक इधर आएगी, दूसरी लगभग इधर आएगी, है ना, और ये ऊपर 60 पहले ही है, और 140 लगेगा तो यानी कि 20 बचेगा यहाँ पर बस ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर टोटल कितना है, ये 280, यानी कि 4 टाइल लग जाएंगी, 3 और 4। ठीक है, मतलब ये वही हो गया 140 ऐसे में और 60 ऐसे में। ठीक, क्लियर। और यहाँ पर आपकी जगह कितनी बची होगी, क्योंकि 60 60 60 60 240, और ये टोटल कितना था 140 इंटू 2 280, तो ये 40 बचा हुआ है, और यहाँ पर 80 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये है 120 और ये है 40, तो 160 बचा हुआ है आपके पास। आपके पास टाइल का साइज 60 बाय 140 है, तो यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हो एक टाइल। आप नीचे से लगाओ या यहाँ ऊपर से लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट से आपने 60 की टाइल लगाई ऐसे, तो 60 60 120 और यहाँ से 20 ये, तो एक टाइल आपकी ये और हो गई। ठीक है, अब जो गैप बच रहा है उस गैप का कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द गैप। यहाँ पर भी कुछ गैप बच रहा है, यहाँ पर भी गैप बच रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको बस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स उसमें फिट करनी है, और वो कितनी है, नाउ यू कैन काउंट देम। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप किसी भी और ओरिएंटेशन में टाइल्स को रखेंगे तो समटाइम यू मे गेट आंसर 7, यू मे गेट आंसर 8, बट द करेक्ट आंसर इज दिस एंड द करेक्ट ओरिएंटेशन इज दिस ओनली, दैट इज 9। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं फिर से कहूँगा कि एग्ज़ाम में सॉल्व हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलें आगे। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको सिर्फ कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो इसमें 2 कन्वर्जन तो आई थिंक आपको पता ही होंगे, तीसरे में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो अगर नहीं पता तो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, दिस इज करेक्ट। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आपको पता होगा 1 टन में 1000 kg होते हैं। एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, या 100 मीटर इंटू 100 मीटर, दैट इज 1 हेक्टेयर। ठीक है, और एक चीज़ आप जो और नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पर मान लीजिए काम आती है, तो दैट इज़ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। बाकी इसमें तो तीनों ही सही हैं, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर, दिस इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। जस्ट आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। और ये नोट कर लेना, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो कोर क्वांट के टॉपिक्स थे वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। एंड अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं। कल से अब हम लोग वापस से रीजनिंग की तरफ चलेंगे, एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे उनको कंप्लीट करेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेन डायग्राम्स, है ना, और उसी के बाद फिर हम लोग आगे सिलोजिज्म्स वगैरह में बढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़, ये चीज़ें हमारी बची हुई हैं, तो वी विल फिनिश देम, है ना। चलिए, तो मिलते हैं कल को। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और कुछ सजेशंस फीडबैक देना चाहें तो उसके लिए भी यू आर मोस्ट वेलकम। और बाकी अपनी प्रैक्टिस ज़रूर इन सेशन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर ही रहे होंगे और करते रहें। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सीरीज़ हम लोगों ने पूरी कर ली है, और इसी तरीके से बाकी बचे हुए जो 16 डेज़ हैं दैट ऑल्सो वी विल कंप्लीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।